हेलो गाइज, वेलकम टू इजी वे स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। कल की क्लास नहीं हो पाई, थोड़ा रीजन है उसके पीछे। मैंने आपको पता है पहले लैपटॉप खराब हो गया था। अभी कल क्या हुआ, जैसे ही क्लास रिकॉर्ड करने लगा फिर वही मतलब माइक नहीं काम कर रहा। मैं पूरा एक सेटअप लेके आया था, तो वो मतलब डोंगल वगैरह थी जिसमें यूएसबी टू माइक्रो आउटपुट था, मतलब ऑडियो आउटपुट था वो। और एक हेडफोन भी लेके आया था, वो बड़े वाले माइक वाला, वो सब भी खराब हो चुका है। अभी कल की थोड़ी सी टेंशन थी, मैं क्या यार जेब में एक पैसा नहीं और ऊपर से ये खर्चा और आ गया और बढ़ गया। परंतु फिर भी चलो थोड़ा सा प्रयास किया, थोड़ा सा नेट पे देखने के बाद में अभी क्या सीन है कि ये मोबाइल है, मोबाइल के साथ मैंने अभी इसकी ऑडियो कनेक्ट कर रखी है। तो मोबाइल में जो ऑडियो आप मतलब मैं बोलूंगा वो आपके लैपटॉप में रिकॉर्ड हो जाएगी, अपने लैपटॉप में रिकॉर्ड हो जाएगी। तो मतलब कुछ जुगाड़ है, वो कर रखा है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इंजीनियर है ना। चलिए बात करते हैं एयर कंडीशनिंग और उसकी साइकिल के बारे में। ठीक है, देखो मुसीबत तो प्रॉब्लम्स हमेशा लाइफ में ना पैरेलल समानांतर चलती हैं। कि मतलब मुद्दे वाली बात यह है कि आप उन प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करते हो, वो देखने वाली बात होती है। प्रॉब्लम्स तो हमेशा आपके साथ चलेंगी ही चलेंगी, इस बात को ध्यान में रख लेना। एयर कंडीशनिंग के बाद में अपना सिर्फ और सिर्फ बेसिक में टोम रह जाएगा। ठीक है, टोम ही मतलब अपना रह जाएगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। इस चीज को ध्यान में रखना। टोम भी अपने बेल्ट बुल्ट वगैरह बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही प्यार से करेंगे। मैं एक बार ऑडियो चेक कर लूँ यार, मुझे डर लग रहा है कि कभी ऐसा ना हो जाए मैं रिकॉर्ड करूं और ऑडियो आपके पास साफ ना है। मुझे ऑडियो के बारे में थोड़ा सा बता देना कैसी आ रही है, क्योंकि अपना जुगाड़ है, क्या पता वो चले ना चले, अब इस चीज का भी ध्यान नहीं है। चलिए बात करते हैं एयर कंडीशनिंग वातानुकूलन किसे कहते हैं। यहाँ लिख रखा है वातानुकूलन। ठीक है, एयर कंडीशनिंग और उसके चक्कर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सिंपल पढ़ेंगे। देखो मेरे को ये था कि आपको जल्दी खत्म कर दूं, पर कुछ कुछ एक टर्मोलॉजी है, परिभाषाएं हैं, वो आपको आनी जरूरी है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वहीं से प्रश्न बनेंगे। अदरवाइज आपके बहुत रेयर है कि कोई प्रश्न अपने उठे। जितनी बात की है मतलब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो देखो यार, ऐसी मतलब मैं आपको थोड़ी सी बात क्लियर करते हुए चलता हूं। एयर कंडीशनिंग एक ऐसा चैप्टर है जिसपे पूरी की पूरी बुक बनी हुई है। ठीक है, अपने को मुद्दे वाली बात पढ़नी है। अभी शॉक एब्जॉर्बर है, जो टॉम के अंदर दे रखा है, किसी में भी दे रखा है। अभी वो अपने मतलब जब अपने व्हीकल्स पढ़ेंगे, सस्पेंशन सिस्टम पढ़ेंगे, तभी अपने करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। तो कल मैंने जैसे ही शॉक एब्जॉर्बर, बाकी मेरा टॉम पूरा हो चुका है, शॉक एब्जॉर्बर रह गया था। तो जब जैसे ही मैंने शॉक एब्जॉर्बर के बारे में रिसर्च चालू की, मुझे शॉक एब्जॉर्बर के ऊपर एक 500 पेजों की पूरी बुक मिल गई। अभी अभी वही बात कर रहा हूं कि अपने को इतना तो नहीं पढ़ना कि यार इतना अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ठीक है, कि अपने 500 पेजों की बुक पढ़े, तो इसलिए जितनी बात इंपॉर्टेंट होती है वो अपने आपके सामने में रख देता हूं। चलिए बात करता हूं। मैंने परिभाषा, ये पहले की पीपीटी बनी हुई है तो मैंने परिभाषा उसको हटाई नहीं है। एयर कंडीशनिंग इज दैट प्रोसेस यूज टू क्रिएट एंड मेंटेन सर्टेन टेम्परेचर। मतलब हिंदी में भी साथ साथ बोलता हुआ चलूंगा, आपको जैसी भाषा में लिखना आप पसंद करोगे आप वैसे लिख लेना, चाहे हिंदी इंग्लिश दोनों, इंग्लिश में या हिंदी में, जैसा भी आपको अच्छा लगे। वातानुकूलन एक ऐसा प्रक्रम है जो मेंटेन करता है या व्यवस्थित करता है किसी निश्चित तापमान को। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को अपने क्या कहते हैं, मैंने लिख रखा होगा यहाँ पे, एक सेकेंड। अपेक्षित, रुको, अपेक्षित आर्द्रता और रुको 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 रुको, हाँ, टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड एयर प्योरिटी कंडीशन इन इंडोर स्पेस। मतलब कुछ नहीं है, आसान भाषा में समझ लेना। एसी क्या है? एसी एक ऐसा प्रोसेस है जिसे यूज करके हम एक सर्टेन, एक निश्चित तापमान, उसकी आर्द्रता और एक प्योरिटी मतलब स्वच्छ वायु अपने एक इंडोर मतलब अंदर अंदर किसी भी स्पेस में अपने बनाते हैं एयर कंडीशनिंग की यूज से। इतनी बात आप समझ लेना, अदरवाइज कुछ भी नहीं है इसके अंदर। दिस प्रोसेस इज टिपिकली अप्लाइड टू मेंटेन द लेवल ऑफ पर्सनल कंफर्ट। मतलब ये पर्सनल कंफर्ट के लिए, यार नॉर्मल सी बात है। पर्सनल कंफर्ट का मतलब क्या हो गया, आपकी पर्सनल कंफर्ट का टेम्परेचर मैं मान लेता हूं कि 20 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, कि मुझे 20 डिग्री सेल्सियस पे एसी चलाना है, तब मुझे अच्छा लगेगा, तब मैं सो सकूंगा। वो होता है पर्सनल कंफर्ट के लिए। मतलब आप अपने पर्सनल, अपने निजी
कंफर्ट के लिए इस चीज को यूज करते हैं, उस चीज को अपने पर्सनल कंफर्ट के लिए यूज कर मतलब उस चीज को अपने पर्सनल कंफर्ट कहते हैं। बहुत सारी टर्मोलॉजी है, ठीक है। अभी मुझे लगता है कि वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, अपने उस पर बात करेंगे, ठीक है। एक एक कर हर एक टर्मोलॉजी मतलब परिभाषाएं अपने पढ़ेंगे, हर एक परिभाषा बहुत सारी हैं। उसके बाद में अपने मूव करेंगे एयर कंडीशनिंग के ऊपर, क्योंकि परिभाषाएं आपको सारी आनी चाहिए, पिछली बार एग्जाम में पूछी गई है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले बात करता हूं मैं ड्राई एयर के बारे में। ड्राई एयर क्या होती है, आप नाम से ही समझ गए होंगे, शुष्क वायु। कि शुष्क वायु क्या होती है, अपने उसके बारे में डिस्कस करते हैं। नॉर्मल भाषा में बात करूं, ऐसी वायु जिसमें पानी का या वाष्प का या वेपर का एक भी कण मौजूद नहीं होता, उसको अपने क्या कहते हैं, ड्राई एयर कहते हैं। इस बात को आप समझ जाओगे, इस बात को आप सभी को पता होगा। जो लैंग्वेज जो परिभाषाएं हैं मैं वो आपको लिख देता हूं। ऐसी वायु जिसमें मतलब अपने ह्यूमिडिटी भी मतलब आप टर्म यूज करो, ह्यूमिडिटी अपने आगे चल के समझे, जिसमें पानी का वाष्प या वेपर का कोई भी कण नहीं होता, उसको अपने क्या कहते हैं, ड्राई एयर या शुष्क एयर कहते हैं। अभी कुछ एक बातें हैं, उस चीज को अपने ध्यान में रखेंगे। एक तो इसका यूज इसका यूज प्रैक्टिकल लाइफ में कभी नहीं होता, मतलब अपने को ड्राई एयर प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं मिलती। उसको एक निश्चित मतलब तरीके से बना सकते हैं, परंतु उसको प्रैक्टिकल लाइफ में अपने नहीं, मतलब अपने को ड्राई एयर मिल सकती है। अपने ये सोचे कि अपने को कहीं से शुष्क वायु सीधी मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इसका यूज प्रैक्टिकल में नहीं होता, ठीक है, नहीं होता है, ये बात ध्यान में रखोगे। ड्राई एयर शुष्क वायु जो है, मैं आराम से पढ़ा रहा हूं यार, मुझे पता नहीं क्यों पर जल्दी नहीं है, ठीक है, मैं आराम से आपको बताता हुआ चल रहा हूं। इसका यूज प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होता, आपको कहीं ना कहीं मॉइस्चर देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, इस बात को ध्यान में रख लेना। आपको ड्राई एयर कहीं नहीं मिलेगी, आपको वायु में नमी जो होती है वो देखने के लिए मिलेगी ही मिलेगी। ड्राई एयर में क्या होता है, नंबर ऑफ गैसेस का मिक्सचर होता है। ड्राई एयर नंबर ऑफ गैसेस का मिक्सचर होता है, मिक्सचर होता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, आपको आराम से ये बात समझा दी है कि प्रैक्टिकल लाइफ में ड्राई एयर वगैरह कुछ नहीं होती है। आप ये सोचो कि नॉर्मल जो चाहिए कितनी मर्जी गर्मी है, पर अपने को ड्राई एयर प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं मिल सकती, ये इतनी बात ध्यान में रखना। मुझे लगता है पेज ना कम पड़े, चलो देखते हैं। उसके बाद में बात करता हूं मॉइस्ट एयर के बारे में, जिसे हिंदी में कहते हैं आंतर वायु, आर्द्र वायु, ठीक है। उसके बारे में अपने डिस्कस करते हैं कि ये क्या होती है, ये क्या होती है उसके बारे में। यह ड्राई एयर तथा वाष्प या वाष्प को अपने क्या कह सकते हैं, मॉइस्चर का मिश्रण होता है, मिक्सचर होता है, ठीक है। मिश्रण इसे अपने कहते हैं, मिश्रण होता है। इतनी बात ध्यान में रखेंगे। क्या है मॉइस्चर, क्या होता है, वह एयर जिसमें अपने वाष्प, वायु, वेपर, कुछ भी आप कह सकते हो, पानी के कण, कुछ भी जो आप टर्म यूज कर सकते हो, वो उसको अपने कहते हैं मॉइस्चर कहते हैं, ठीक है। मॉइस्चर एयर, आर्द्र वायु अपने कहते हैं। तीसरी मैं बात करता हूं सैचुरेटेड एयर के बारे में। बहुत मतलब ध्यान से पढ़ना,
ये जितना भी आपके टॉपिक है ना, दो तीन, ये आपको रटने ही पड़ेंगे, इसमें आपको समझाने लायक कुछ नहीं है। बस मेरा काम इतना कि आपको डेफिनेशन बताना, यार ये डेफिनेशन है, सैचुरेटेड एयर ये होती है, मॉइस्ट एयर ये होती है। ये दो तीन टॉपिक है जो रटने ही पड़ेंगे, रटने से ही अपना काम चलेगा, अदरवाइज अपना काम नहीं बन सकता, क्योंकि आ, मांग है यार, समय की मांग है, इसलिए क्या क्या कह सकते हैं अपने। डेफिनेशन लिखते हैं, ये क्या है, यह ड्राई एयर, ड्राई एयर व मॉइस्ट एयर, मॉइस्ट एयर, या आप इसको ना एक अलग टर्म में यूज करो, वाटर वेपर जिसको अपने कहते हैं, वाटर वेपर, वाष्प जिसे अपने कहते हैं, का मिक्सचर है, का मिक्सचर है, यह वायु में अधिकतम, मेरी फोटो तो नहीं आएगी ना, अधिकतम वाटर वेपर की मात्रा में समा सकती है। अब इस चीज को समझते हैं। देखो, डेफिनेशन लिख दी है, डेफिनेशन लिखने के बिना मुझे नहीं लगता कि मैं आपको ये चीज समझा सकता था। कुछ एक डेफिनेशन ऐसी है जो पहले लिखने के बाद आपको समझा सकता हूं मैं। सैचुरेटेड एयर, तृप्त वायु जिसे अपने कहते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे ये बात भी। वह ड्राई एयर या वाटर वेपर, क्या यह ड्राई एयर वाटर वेपर का मिक्सचर है, यह वायु में अधिकतम वाटर वेपर की मात्रा में समा सकती है। मतलब इसमें क्या है कि इसमें अधिकतम जो ज्यादा मात्रा होती है सैचुरेटेड एयर में, वो किसकी होती है, वाटर वेपर की, पानी की अधिकतम ज्यादा मात्रा होती है, उसको अपने क्या कहते हैं, सैचुरेटेड एयर कहते हैं। इतनी बात आप आसानी से समझ लेना, और कुछ भी बात नहीं है इससे ज्यादा। इतनी बात समझ गए हो, आगे चल सकता हूं मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको अपने जल वाष्प कहते हैं, वाष्प कहते हैं। इसको वेपर भी लिख सकते हो आप, इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो मैं सारी टर्म आपको यूज करके बता रहा हूं। इसको शुष्क वायु कहा जाता है, ठीक है। मिक्सर को मिश्रण ही कहा जाता है। इतनी बात आप सभी लोगों को ध्यान होगी, इतने आप सभी इंटेलिजेंट हो। सैचुरेटेड एयर क्या होती है, वह वायु में अधिकतम वाटर वेपर की मात्रा में समा सकती है। मतलब उसमें क्या होती है, वो अधिकतम वाटर वेपर की मात्रा होती है, मतलब पानी की या जल की मात्रा क्या होती है, अधिकतम होती है। इस बात को ध्यान में रखना। फोर्थ में बात करता हूं ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी जिसे अपने कहते हैं आर्द्रता के बारे में मैं डिस्कस करता हूं। क्योंकि देखो यार, ये ना जितना भी परिभाषित वाला जो अपने टर्म्स है, मैं इस चीज को ना ज्यादा याद में नहीं रखा जा सकता। प्रैक्टिस चाहिए होगी आपको याद रखने के लिए। ये नहीं है कि आप एक बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा। एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। ह्यूमिडिटी क्या होती है, आसान भाषा में बात करूं तो शुष्क वायु में, शुष्क वायु मतलब ड्राई एयर में, शुष्क वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता, आर्द्रता कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, शुष्क वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। मतलब ड्राई एयर में जितनी जलवाष्प की मात्रा है उसको अपने क्या कहेंगे, आर्द्रता कहेंगे। इस बात को आप ध्यान में रख लेना। इसको एक्सप्रेस करते हैं, मतलब इसको दर्शाते हैं, दर्शाते हैं इसको ग्राम पर केजी में, इसको दर्शाते हैं केजी ऑफ ड्राई एयर, ठीक है। इस चीज को किसमें दर्शाया जाता है, ग्राम पर केजी ऑफ ड्राई एयर। ग्राम क्या है और केजी क्या है, मैं उस बारे में बात करता हूं आपसे, ठीक है। इस चीज को आपने डिनोट करेंगे ओमेगा इज इक्वल टू एम वी अपॉन में एम ए, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे, टर्मोलॉजी आप ध्यान में रखेंगे। एम का मतलब क्या है, मास ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर, ठीक है।
जल वाष्प का द्रव्यमान, मास को द्रव्यमान कहते हैं। और एम ए क्या है, मास ऑफ ड्राई एयर, ठीक है। शुष्क वायु का द्रव्यमान के बारे में बात कर रहे हैं, अपने द्रव्यमान के बारे में बात करें। इसलिए देखो ये जो ग्राम है ये दर्शाएगा अपने को किस में, ये दर्शाएगा अपने को वाटर वेपर के मास में, और केजी अपने को किस में, ड्राई एयर के। देखो नॉर्मल सी बात है, ये नहीं हो सकता कि जो वायु में जल की मात्रा अपने को अधिक मिले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो कुछ ग्राम में ही मिलेगी, अगर जल की मात्रा अधिक मिलेगी, और नॉर्मल सी बात है वो तो पानी हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल टर्म्स है, नॉर्मल अपने समझा रहा हूं आपको, मुझे पता है आपने पढ़ा भी हो सकता है कि आपको समझने में प्रॉब्लम आए, दोबारा से भी देख लेना, क्योंकि ये चीज है सिर्फ रटने वाली। इस चीज में मैं ये नहीं कह सकता कि यार मैं समझा दूंगा और आपको याद हो जाएगा, नहीं। अब ध्यान रखना, ये जितनी भी टर्म है इसको अपने एक चीज से और भी डिनोट करते हैं, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी भी कह सकते हैं इसको, ह्यूमिडिटी, विशिष्ट आर्द्रता भी इसको अपने कहते हैं, ठीक है। इस चीज को भी अपने क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। मैं फिर चेक कर लूं अपनी ऑडियो आ रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है ऐसा ना हो जाए कभी मैं इतना सारा कुछ बोल दूं और कभी ऑडियो ना है, क्योंकि देखो सॉफ्टवेयर है, कभी भी क्रैक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए अपने उस चीज का रिस्क नहीं लेते हुए चलते। ये टर्म यूज होगी, इसको एक टर्म में और यूज करते, थोड़ा सा मिक्सर हो चुका है, पर इस चीज को आप थोड़ा समझ लेना। इसको कहते हैं ह्यूमिडिटी रेशो भी कहते हैं, इसको ह्यूमिडिटी रेशो भी कहते हैं। रेशो क्या, आर्द्रता अनुपात। यार सड़क बन रही है अभी, ये फिर से लग गए शोर करने के लिए, परेशान करेंगे, मुझे लगता है 3-4 दिन के लिए ये तसल्ली करवा देंगे। इतनी बात आप समझ गए हो, इस चीज में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ह्यूमिडिटी समझाइए, शुष्क वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं, ड्राई एयर में उपस्थित वाटर वेपर की मात्रा को ह्यूमिडिटी कहते हैं। इसको डिनोट किससे करते हैं, ग्राम पर केजी ऑफ ड्राई एयर से करते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू एम बी अपॉन में एम में। ह्यूमिडिटी को अपने स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और ह्यूमिडिटी रेशो से भी इस चीज को अपने ओमेगा को डिनोट कर सकते हैं, उस चीज को आप ध्यान में रख लेना। एम बी क्या है, मास ऑफ वाटर वेपर है, और एम ए क्या है, मास ऑफ ड्राई एयर है। इतनी बात मैंने की है, इससे ज्यादा मैंने फालतू की बात कुछ भी नहीं की है। आगे एक टर्म आती है, उस टर्म का नाम है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। देखो मैं पढ़ा रहा हूं ना, मैं वास्तव में बताऊं तो मैं आपसे कभी कोई बात नहीं छुपाता। मैं जितनी भी टर्मिनोलॉजी है मैं देख के ही पढ़ा रहा हूं, क्योंकि परिभाषा गलत नहीं होनी चाहिए। मेरा मानना यह है कि मैं समझा सकता हूं, पर परिभाषा अगर मैं गलत लिख देता हूं या कर देता हूं तो कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर में जाके उस चीज से प्रॉब्लम होगी। इसलिए मैं देखो देख के समझाना ही अच्छा मानता हूं ना। परम आर्द्रता, परम आर्द्रता इसे अपने कहते हैं। इस चीज को मैं बताना चाहूं तो मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन ए 1 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई एयर, मतलब एक क्यूब को क्या कहते हैं, घन कहते हैं शायद, मेरे ख्याल से क्यूब को घन कहा जाता है, वर्ग स्क्वायर को। हाँ, एक घन मीटर में कितनी वाटर वेपर की मात्रा है, कितना मास है, कितना द्रव्यमान है, उस चीज को अपने क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हैं। इस बात को आप ध्यान में रख लेंगे। मैं लिख देता हूं, इट इज द मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट। देखो ये एक दो क्लासेस मतलब जो अपने पीछे गई है सुपर चार्जर की, ये यार ये रटनी ही पड़ेगी। इस चीज में कोई भी वो नहीं है कि आप ये सोचो कि आपको ये चीज मैं समझा दूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। वो चीज समझानी मतलब समझाने में इसमें समझाने लायक कुछ भी नहीं है। आगे आएगा, आगे जब अपने एयर कंडीशनिंग साइकिल वगैरह पढ़ेंगे तब आपको समझाया जाएगा किस प्रकार से एयर कंडीशन काम करता है, वो सब कुछ आपको समझा देंगे, वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इतनी बात समझ गए हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को भी, ठीक है। इसको दर्शाते हैं, वो भी लिख लेना किसमें, वही सेम ग्राम पर केजी ऑफ ड्राई एयर। देखो मैं कोई भी चीज ना ऐसे लिखता हूं ना, देखो हिंदी में भी देख लेना क्या है,
एक घन मीटर की शुष्क वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी या परम आर्द्रता कहते हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, एक घन मीटर की शुष्क वायु की मात्रा में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को परम आर्द्रता कहते हैं। इस बात को ध्यान में रख लेना। आगे मैं बात करता हूं, एक टर्म आती है जो आपने सभी ने सुनी भी होगी, अपने लिए जरूरी भी है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर। बल्ब टेम्परेचर, ठीक है। हिंदी में से क्या कहते हैं? शुष्क बल्ब तापमान। मैं यार हिंदी चलो पढ़ा रहे तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर को नॉर्मल भाषा में समझाऊं कि थर्मामीटर के द्वारा जो टेम्परेचर नापा जाता है उसको अपने क्या कहते हैं? ड्राई बल्ब टेम्परेचर कहते हैं। इतनी बात समझ लेना। इसमें अपने नमी को नहीं नापते, सिंपल टेम्परेचर को नाप लेते हैं, उसको अपने कहते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर। मतलब थर्मामीटर के द्वारा जो टेम्परेचर नापा जाता है। कई बार आपने घरों में देखा होगा थर्मामीटर लगा होता है जिसमें टेम्परेचर दिखता है, तो उसको अपने क्या कहते हैं? ड्राई बल्ब टेम्परेचर कहते हैं। इतनी बात समझ लेना। लैंग्वेज में मैं अभी आपको लिख देता हूँ कि भाई लैंग्वेज में कैसे लिखा जाएगा, उस चीज में मैं बता देता हूँ। समझ आ रहा होगा, मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो डेफिनेशन है तो डेफिनेशन में कुछ समझाने वाला नहीं होता। डेफिनेशन हमेशा बस आप अपने किसी भी प्रकार से लिखिए, पर आप अपने खुद के तरीके से समझ लेना। देखो वह टेम्परेचर जो थर्मोमीटर द्वारा यही लिख देता हूं क्योंकि मेरे को पता है मेरी फोटो बीच में आ रही होगी, रिकॉर्डेड किया जाए, ठीक है। मैंने अभी यही बताया कि वह टेम्परेचर जो थर्मोमीटर के द्वारा रिकॉर्ड किया जाए, कि मतलब उसके जरा उसके द्वारा नापा जाए, ठीक है। जब नमी या मॉइस्चर जो हवा में है इसे प्रभावित ना करे, ठीक है। प्रभावित ना करे। मेरी राइटिंग में किसी को प्रॉब्लम आती है आप मुझे प्लीज बता देना। मुझे लगता है कि मैं थोड़ा जल्दी करवाने की कोशिश करता हूँ, इसलिए हो सकता है कि मेरी राइटिंग में आपको प्रॉब्लम दिखने के लिए मिले। अदरवाइज मतलब अपने सब कुछ सही करते हैं। ड्राई बल्ब टेम्परेचर समझ गए हो। इससे ही मिलता जुलता शुष्क बल्ब तापमान से मिलता जुलता एक टर्म आती है, ठीक है। उसे अपने कहते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर। अब कहोगे सर ये क्या है? हिंदी में लिखेंगे इसको आर्द्र बल्ब तापमान। यही बात है, यही बात है अपने लिए। तो पेन बदल लेते हैं, ये वाला नहीं, ये नहीं लेते यार, रेड ही लेंगे। हाँ, थोड़ा सा प्रैक्टिकल में समझ लेना क्योंकि ये चीज आपको मैं समझा सकता हूं। देखो जो चीज समझाने वाली मैं समझाता हुआ चल रहा हूं। आपने क्या किया, जो थर्मोमीटर अपने लेते हैं हमेशा, अपने उन्हें अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल लाइफ में थर्मोमीटर देखा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो थर्मोमीटर लेते हैं अपने क्या करेंगे, जब उसके चारों तरफ एक गिल्ला मतलब सॉरी एक गिल्ला कपड़ा बांध देंगे, है ना। कि मतलब मैंने क्या किया, जो थर्मोमीटर की निप है जहां से अपने तापमान को नापते हैं, वहां पर मैं क्या करता हूं, एक गिल्ला कपड़ा बांध देता हूं। गिल्ला कपड़ा बांधने के बाद मुझे जो टेम्परेचर मिलेगा उसको अपने कहेंगे आर्द्र बल्ब तापमान, वेट बल्ब टेम्परेचर। मतलब कि इसमें नमी प्रभावित करती है तापमान को, कि इसमें नमी का फैक्टर, मॉइस्चर का फैक्टर भी अपने साथ में लेते हुए चलते हैं। इस बात को ध्यान में रख लेना कि मैं बड़े आसानी से, मतलब नॉर्मल सा है कि प्रैक्टिकल लाइफ में आपको क्या कह दिया, ड्राई बल्ब क्या है, नॉर्मल आपका थर्मोमीटर में जो टेम्परेचर आ रहा होगा उसको उस टेम्परेचर को ड्राई बल्ब कह देंगे। परंतु जब उस थर्मोमीटर के चारों तरफ मैं एक गिल्ला कपड़ा बांध दूंगा, उसके बाद में जो टेम्परेचर अपने को देखने के लिए मिलेगा कुछ कुछ समय बाद में, उस टेम्परेचर को अपने वेट बल्ब टेम्परेचर कहेंगे, जहां पर वायु में जो नमी जो मॉइस्चर है वो उस चीज को अफेक्टेड या प्रभावित करेगी। वही चीज लिखता हूं, टेम्परेचर सॉरी
रिकॉर्डेड बाय थर्मोमीटर, जब इसका बल्ब के चारों तरफ गीला कपड़ा, वह टेम्परेचर जब थर्मोमीटर मीटर के चारों तरफ गीला कपड़ा बांध कर लिया गया हो। मॉइस्चर भी, मतलब अभी इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, नमी भी इसमें, नमी या मॉइस्चर का इम्पोर्टेंट रोल होता है। जो भी आप अपनी लैंग्वेज में लिख सको कि इस टेम्परेचर को नमी के द्वारा प्रभावित किया जाता है, नमी का मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, कि मतलब नमी भी अपने वायु में उपस्थित नमी को भी अपने नापते हैं, इस बात को ध्यान में रख लेना। अगली टर्म के बारे में चलता हूं, वेट बल्ब। अरे यार रुको, इसको ना हटा दो, क्योंकि स्पेस है ना, थोड़ा सा आपको स्पेस में समझने में प्रॉब्लम ना आए। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, अब सही हो जाएगा। वेट बल्ब डिप्रेशन, डिप्रेशन। ठीक है, इस बात को मुझे सॉरी हिंदी में इसकी टर्म नहीं मिली। ठीक है, मैंने ये इंग्लिश, मैंने दोनों बुकों से पढ़ा था। एयर कंडीशनिंग में वास्तव में बताऊं आपको, एयर कंडीशनिंग मुझे जो अच्छे तरीके से मतलब फैक्ट वगैरह या जितना भी पढ़ाने लायक चीजें मिली, इस बार मुझे हिंदी की बुक में मिली। तो मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि मैं 3 से 4 बुकें अपने साथ पैरेलल लेके हुए चलता हूँ, कि भाई 3-4 बुकों से जितना मटेरियल मिल पाता है मैं उतना आपको समझा देता हूँ। अब मैं बात करूं, इसको देखो, अपने आगे से इसको WBT और इस चीज को DBT से डिनोट करेंगे, सॉरी DBT से डिनोट करेंगे, इस बात को ध्यान में रख लेना। एग्जामिनर भी आपसे DBT और WBT के टर्म में बात कर सकता है, तो इस चीज के लिए ध्यान में रख लेना। वेट बल्ब डिप्रेशन क्या होता है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड वेट बल्ब टेम्परेचर। ये क्या है? ये DBT और WBT के डिफरेंस, मतलब उनको माइनस करने के बाद जो अपने को वैल्यू निकलती है उसको अपने क्या कहते हैं? वेट बल्ब डिप्रेशन कहते हैं। इट इज द डिफरेंस बिटवीन WBT एंड DBT एंड WBT। ठीक है, मैं लिख देता हूं, मैं लिख क्या देता हूं, आप लिख लेना। मैं इस चीज को आसान भाषा में लिख देता हूं, DBT माइनस WBT एट एनी पॉइंट। ठीक है, किसी भी बिंदु पर, इसको मैं अलग कर देता हूं, किसी भी बिंदु पर, ठीक है, इन दोनों के डिफरेंस को क्या कहते हैं? वेट बल्ब डिफरेंस कहते हैं। इट इंडिकेट, ये क्या, मैं यहां लिखता हूं, यह रिलेटिव रिलेटिव ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी को भी दर्शाता है। ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी अपेक्षिक आर्द्रता। मैं ये ना अभी जितने भी आपको है मैं ये भेज दूंगा। ठीक है, नोट्स वगैरह, मतलब जो भी अपने PDF होती है मैं इस चीज को आपको भेज दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतनी बात अपने समझ गए हैं, इस बात मतलब अब तक जो देखो टर्म्स हैं, अब मुझे नहीं पता आपको परिभाषा समझ आ रही है नहीं आ रही है, पर मैं आसानी से, जितना आसान हो सकता है उतनी आसानी से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं फिर से ऑडियो चेक कर लूं, मुझे ऑडियो का बहुत ज़्यादा डर है कि यदि ऑडियो खराब होगी तो तसल्ली हो जाएगी, बिना मतलब के अभी मसा मसा क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं, फिर बैठना पड़ेगा मुझे। चलिए आगे मैं बात करता हूं, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। क्या? ड्यू, माउंटेन ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ठीक है,
हिंदी में भी ड्यू पॉइंट ही कहते हैं, याद रख लेना, ड्यू पॉइंट तापमान ही कहेंगे इसको। चलो शुक्र है हिंदी के लिए एक टर्म आपके लिए कम हुई, हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए। इतनी बात अपने मतलब इतनी बात आप समझ गए होंगे कि ड्यू, सॉरी मैंने समझाया तो कुछ है ही नहीं है। इससे पहले की बात अब आगे बात करते हैं। पहले तो डेफिनेशन लिखो क्योंकि डेफिनेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट है समझनी। देखो, थर्मोमीटर का वह तापमान, थर्मोमीटर का वह तापमान जिस पर मॉइस्चर कंडेंस होना प्रारंभ करता है। नहीं समझ आया, मैं समझा देता हूं। थर्मोमीटर मैंने गलत लिखा है। थर्मोमीटर का वह टेम्परेचर जिस पे मॉइस्चर कंडेंस होना प्रारंभ करता है, मतलब वह टेम्परेचर जहां पर जो मॉइस्चर, जो नमी होगी वो ठंडी होनी चालू हो जाएगी, बस उसको कहते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। और कोई भी बात नहीं है, इस बात का आप ध्यान में रख लेना, ठीक है। इतनी बात आपको किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें एक ऑब्जेक्टिव बनता है जो मैंने लिख रखा है, मैं उस पर बात करता हूं क्योंकि एक दो ये जितनी भी टर्म जितनी भी बात की है इसमें कुछ भी एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे। ह्यूमिडिटी पूछ सकता है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ड्राई और वेट बल्ब तो बहुत चांसेज हैं कि अगर आपका नॉर्मल एग्जाम रहता है तो ये दोनों चीजें आपसे पूछे जाने की बहुत बहुत ज्यादा चांसेज होंगे। एक बात ध्यान में रखना, नोट डाल लो यहां पे, ठीक है। फॉर सैचुरेटेड एयर, सैचुरेटेड एयर के लिए क्या होगा, डी, इस टर्म को यूज करेंगे डीपीटी, ठीक है। डीपीटी ड्यू पॉइंट टेम्परेचर बराबर होगा डब्ल्यूबीटी के वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्राई बल्ब टेम्परेचर के बराबर होगा। इस बात को ध्यान में रख लेना, ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बात बनती है। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है, ऐसा थर्मोमीटर का वह तापमान जिस पर मॉइस्चर जो है, वह पॉइंट जिस पर मॉइस्चर जो नमी है वह कंडेंस, वो ठंडी होनी प्रारंभ हो जाती है, उसको अपने क्या कहते हैं, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कहते हैं। इसके अलावा आपका कुछ भी नहीं है, आसानी से इस बात को अपने पूरा कर लेंगे। अब एक मेन चीज आती है, उस चीज को आप ध्यान में रख लेना, ठीक है। सैचुरेटेड एयर को क्या कहते हैं, मैं हिंदी में देख लूं कहां लिखा हुआ है अपने, कहां करवाया था, त्रत वायु, कहा मैं लिख देता हूं, त्रत वायु कहते हैं इसको, ठीक है। सैचुरेटेड एयर के लिए क्या है, डीपीटी बराबर डब्ल्यूबीटी बराबर डीबीटी होता है। इस बात को ध्यान में रखना, इस बात के लिए भूलना मत, आराम से पढ़ रहे हैं, कुछ ज्यादा जल्दी कर नहीं रहे हैं, क्योंकि ये जितनी भी टर्म्स है ये आपको याद होनी जरूरी है। अगला अपने बात करेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में अपेक्षिक आर्द्रता के बारे में बात करेंगे। आसान भाषा में समझा दूंगा, लैंग्वेज में कैसे मर्जी लिख लेना, ठीक है, जो आपको पसंद आए। RH क्या होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, PV और PS का अनुपात होता है। एक सेकंड रुक जाना, मैं अभी आपको समझा देता हूं क्या है, ठीक है। RH क्या है, PV और PS का अनुपात है, अभी मैं आपको बताता हूं। PV लिखो सबसे पहले तो। PV क्या होता है, सैचुरेटेड वायु में जल वाष्प का आंशिक दाब, मतलब क्या क्या बता रहा है ये, अनसैचुरेटेड जो वायु होती है उसमें जल वाष्प का कितना दाब होता है, उस चीज को ये दर्शाता है, अदरवाइज इसके अलावा कुछ नहीं है।
सेकंड अपने बात करूं मैं पीएस के बारे में, तो पीएस क्या दर्शाता है, उसी तापमान पर सैचुरेटेड वायु का दाब। ठीक है, उसी तापमान में क्या सैचुरेटेड जो वायु है उस चीज का दाब को अपने क्या कहेंगे, पीएस से डिनोट करेंगे। इसको कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। डेफिनेशन में आपसे ये पूछा जाएगा, अदरवाइज आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाता। आगे और टर्मोलॉजी है उस चीज के बारे में अपने डिस्कस करते हैं, उस चीज के बारे में पढ़ते हैं अपने। एक टर्म आती है सेंसिबल हीटिंग, सेंसिबल हीटिंग, हीटिंग एंड कूलिंग। ठीक है, हिंदी में हिंदी में भी यही कहते हैं। ध्यान में रखना, डेफिनेशन लिखता हूं फिर इसका डायग्राम है, मैं मतलब डायग्राम बनाया था मैंने, उस चीज के आपको अच्छे से मैं समझा दूंगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले तो अपने क्या है, नमी या मॉइस्चर के बिना जोड़े अथवा घटाए वायु को गर्म करना व ठंडा करना क्या कहलाता है, सेंसिबल हीटिंग और सेंसिबल कूलिंग कहलाता है। इस बात को आप लिख लेना क्योंकि ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा मैं। नमी के बिना जोड़े, नमी को नहीं, नमी को बिना जोड़े, अथवा घटाए वायु को गर्म करना व ठंडा करना कर्मस्य है। मैं लिख देता हूं, सेंसिबल हीटिंग एंड कूलिंग कहलाता है। ठीक है, एक डायग्राम है, आप कहोगे सर कैसे, तो उस चीज के बारे में एक डायग्राम है वो आप देखो। ये दो डायग्राम है अपने पास, पेन बदल रहा हूं मैं। ठीक है, यहां पे एक कोयल लगा देते हैं अपने, एक कोयल, एक कुंडल लगा दी मैंने। सेम चीज मैं यहां पे कर देता हूं। ठीक है, अब मैं बात करूं हीटिंग के बारे में, सेंसिबल हीटिंग, तो यहां मैं बात करूंगा कूलिंग के बारे में। मेरे ख्याल से ये इनफ होगा कि आधे पेज पे आपको दिख रहा है, तो इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब डायग्राम आप समझ लेना, गालियां मत निकालना। यहां पर तो ये कोयल है हीट, ठीक है, हीटिंग कोयल अपने इसको कहते हैं। कुंडल कोयल को हिंदी में कुंडल कहते हैं, इसको कहते हैं कूलिंग कोयल। ठीक है, अपन क्या करेंगे, अपने यहां से हवा का मैं रंग लूंगा, ब्लू ही लूंगा। यहां से अपने एयर इन होगी, एयर इन, और क्या होगा, यहां से वायु जो है वो गर्म करके निकल जाएगी। मानते हो ये बात, एयर आउट। ठीक है, तो नहा तो अपनों ने इसमें कोई नमी या किसी चीज का कुछ भी अपनों ने जोड़ा, कुछ भी नहीं किया, सिंपल एयर को पास करवाया है। ठीक है, किससे, हीटिंग कोयल बीच में लगी हुई थी, उससे गुजारा गया है किसको, वायु को। ठीक है, और वायु अपने पास गर्म होकर निकल गई है। अभी उसी प्रकार से यहां पर एयर इन होगी। ठीक है, और ठंडी होके वो एयर आउट हो जाएगी। इस चीज को ध्यान में रख लेना, मतलब इसको कहते हैं सेंसिबल हीटिंग और कूलिंग, इसी को कहते हैं, ध्यान में रख लेना इस बात को। आगे की बात करता हूं मैं, अगली टर्म्स जो अपने पास आती हैं, सारी टर्म आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये मत सोच लेना कि सर आपने पता नहीं क्या करवा दिया कि इंपॉर्टेंट है, नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट सब कुछ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लिखो कूलिंग, मैं एक बार लिख देता हूं, कूलिंग ऑफ एयर। यार ये पेन भी अच्छा है ना, कूलिंग ऑफ एयर विद डी ह्यूमिडिफिकेशन, ह्यूमिडिफिकेशन। रुक जाओ एक सेकंड, रुक जाओ एक सेकंड, डरना मत। निरादीकरण, ओहो, निरादीकरण के साथ
वायु का शीतलन। ठीक है। डिह्यूमिडिफिकेशन के साथ वायु को ठंडा करना क्या कहते हैं, उस चीज को थोड़ा डेफिनेशन देखो पहले, फिर आप इस चीज को अच्छे से समझ पाओगे। बिना डेफिनेशन का आपके दिमाग के ऊपर से जा रहा होगा यार ये क्या है, डिह्यूमिडिफिकेशन क्या होता है, कूलिंग क्या होता है, उस बारे में बात करते हैं। देखो, वायु से जल हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं अपने, डिह्यूमिडिफिकेशन, निरार्द्रीकरण कहते हैं। ठीक है, निरार्द्रीकरण कहते हैं। अब आप डिह्यूमिडिफिकेशन के बारे में तो समझ गए हो कि ह्यूमिडिटी को हटाना यार नॉर्मल सी बात है, आर्द्रता को हटाना। आर्द्रता मतलब क्या है, शुष्क वायु में जल वाष्प का जितनी भी मात्रा होती है उसको आर्द्रता कहते हैं। तो उस चीज को हटाना मतलब वायु से जल हटाने की प्रक्रिया को निरार्द्रीकरण, डिह्यूमिडिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, और उसके द्वारा ही वायु को ठंडा करना, मतलब इस प्रोसेस से अपने क्या है कि जल हटाएंगे और उससे वायु को ठंडा करेंगे, ये होती है कूलिंग ऑफ एयर विद डिह्यूमिडिफिकेशन। ठीक है, अब एक नोट डाल के बात लिख लेना, वन लाइनर चाहे कुछ मर्जी लिख लेना। इसमें डीबीटी तथा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, विशिष्ट आर्द्रता, ह्यूमिडिटी दोनों में कमी आ जाती है, कमी आ जाती है। ध्यान में रख लेना, वन लाइनर है आपके लिए कि जब निरार्द्रीकरण के साथ वायु का शीतलन करते हैं तब उसके डीबीटी, ड्राई बल्ब टेम्परेचर में नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है ना, जो अपने नॉर्मल घरों में अपने कभी भी डब्ल्यूबीटी नहीं नापते हैं कि अपने घरों में ये नहीं करते कि यार कपड़ा बांध के अपने रख दिया आप नापेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो अपने डीबीटी और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी दोनों में कमी आ जाती है। हाथ में खोलो करिए, पैसे तो नहीं जाएंगे। अरे नहीं यार, मेरे को सबसे बड़ी टेंशन ही लैपटॉप की, ये रोज ही। कल भी क्या हुआ, जैसे जब पहले वाली प्रॉब्लम आई थी ना, तो इसने रिकवरी वाली फाइल मांग ली थी लैपटॉप ने। तो 2 मिनट बात करते हैं अपने। तो रिकवरी वाली फाइल जैसी ही इसने मांगी और मेरा दिमाग खराब, तो उसी वही सेम प्रॉब्लम कल आ गई कि कल चलते चलते मैं चला रहा था, ठीक है, मैंने बहुत मत्था मारा, फिर मेरे को जाके ये तरीका मिला कि ऐसे मैं ऑडियो को मतलब आपके तक पहुंचा सकता हूं। तो हुआ क्या, वो फिर से आ गया, मेरा दिमाग ही खराब हो गया। 1 सेकंड के लिए मेरा दिमाग ना जैसे एक इंसान को झटका लगता है। मैं क्या यार, हे भगवान, मैं वही हाथ जोड़ के आंखें बंद करके बैठ गया। मैं क्या, हे भगवान प्लीज इस बार बचा लेना, ये ना हो जाए ये बात वापिस से बंद हो जाए, इस बार मैं सही नहीं करवा सकूंगा, मेरे पास एक पंजी नहीं है इस बार सही करवाने के लिए। परंतु वो नहीं हुआ, वो अपने आप मतलब रिकवरी 100% हो गया और वो अपने आप रिस्टार्ट हो गया। जो भी था बस अच्छा हुआ। कूलिंग ऑफ एयर विद ह्यूमिडिफिकेशन। ठीक है, निरार्द्रीकरण, आर्द्रीकरण नहीं नहीं नहीं, निरार्द्रीकरण में आर्द्रीकरण तथा शीतलन, आप इस चीज को लिख लेना। ठीक है, हाँ, आर्द्रीकरण तथा वायु शीतलन या शीतलन, इस चीज को लिख लेना। नॉर्मल सी बात है क्या कि वायु में जल वृद्धि करने का प्रक्रम ह्यूमिडिफिकेशन कहलाता है। बस इतनी बात ध्यान में रखना, इसमें कोई लंबी चौड़ी का आराम कहानी नहीं है, सेम उसी तरह से जो अपने पीछे पढ़ के हटे हैं। इसके अलावा कुछ भी ज्यादा प्रॉब्लम वाली अपने पास कुछ भी नहीं है। शुक्र है मैंने ये चीज लिख रखी। मैं अभी बैठा ये सोच रहा था कि मैंने जो अगला टॉपिक आपको पढ़ाना है तो क्या मैंने उसमें वो चीज लिखी या नहीं लिखी। चलिए बात करते हैं अभी अपने आगे आगे बात करते हैं समर एयर कंडीशन के बारे में। समर
एयर कंडीशनिंग। समर मतलब क्या, गर्मियों के बारे में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ग्रीष्म वातानुकूलन के बारे में अपने डिस्कस करते हैं। आराम से पढ़ेंगे, किसी को कोई जल्दी नहीं होगी, मुझे नहीं लगता कि किसी को किसी प्रकार की जल्दी होगी। मैं फिर से चेक कर लूं, ऑडियो सही चल रही है ना? बिल्कुल ऑडियो सही चल रही है, शुक्र है भगवान का। हे भगवान हमारी ऑडियो सही रखना। हाँ, तीन चार टर्म्स है, उस चीज को ध्यान से समझ लेना। फिर मैं आपको एक ट्रिक, मैं वैसे ट्रिक वगैरह कभी बताता नहीं हूं, परंतु जो भी पता लगता है मैं बता देता हूं आपको। एक मानव शरीर के लिए कंफर्ट टेम्परेचर, मतलब जहां अपने को अच्छा लगता है वो टेम्परेचर कौन सा होता है, मैं उस चीज के बारे में आपको बता दूंगा। सबसे पहले अपने तीनों चारों टर्म्स अपने पढ़ लेते हैं। पहली टर्म क्या है? व्हेन आउटसाइड कंडीशन आर हॉट एंड ह्यूमिड। ठीक है, जब बाह्य दशाओं में गर्मी तथा आर्द्रता आर्द्र होने पर, क्या, फिर से लिखता हूं, बाह्य दशाओं में गर्म एवं आर्द्र होने पर, इसको एक टर्म और भी लिख सकते हैं, वो भी ध्यान रखना, कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। कूलिंग एंड ह्यूमिड इसको कह सकते हैं। मतलब देखो, आप कहोगे सर आप वहां तो गर्मी की बात कर रहे हो, परंतु अपने जो प्रोसेस करेंगे वो क्या करेंगे? वो करेंगे अपने कूलिंग करना और साथ में ह्यूमिड के बारे में अपने उस चीज को देखेंगे। ठीक है, अब इस चीज में ध्यान रखने वाली बात क्या है, उस चीज के बारे में डिस्कस करता हूं आपसे। बाहर की जो दशा होगी, बाहर क्या टेम्परेचर या क्या कुछ होगा, उस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर अपने बात करेंगे कंफर्ट कंडीशन, जहां पर अपने को अच्छा लगता है वो क्या होगी। ये दो मेजर प्रश्न है अभी तक के लिए जो आपसे पूछे जा सकते हैं। देखो, जब बाहर का दशाएं गर्म तथा आर्द्र होगी तब उधर क्या होगा, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, आर एच मतलब क्या, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ध्यान में रख लेना, वो होगी 80%। आर्द्र होगी मतलब नॉर्मल सी बात है, आर्द्रता ह्यूमिडिटी जो होगी बाहर क्या होगी, ज्यादा होगी, उमस उमस जिसे अपने कहते हैं। ठीक है, और डीबीटी जो होगा, देखो मैंने पहले भी कहा अपने टर्म डीबीटी ही यूज करते हैं अपने, ये नहीं है कि डब्ल्यूबीटी नहीं यूज करते, कि डब्ल्यूबीटी अपने दिनचर्या में यूज होने वाली चीजें नहीं है। वो 32 डिग्री सेल्सियस से 40 या 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है। ठीक है, यदि ये कंडीशन होती है ना बाहर, तब अपने के लिए कंफर्ट कंडीशन क्या होगी उसके बारे में बात करता हूं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि जब बाहर वाली साइड आपके पास गर्मी और ह्यूमिडिटी है, तब आपको कंफर्ट कंडीशन क्या चाहिए, उस चीज को ध्यान में रख लेना। ये वैरी कर सकती है 1-2 डिग्री सेल्सियस तक। मैं बता देता हूं आपको, डीबीटी जो है वो 24 डिग्री सेल्सियस लगभग रहता है। वो कई बार आपसे एग्जामिनर 22-23 भी पूछ सकता है, 25-25 भी हो सकता है, तो इससे ज्यादा अलग नहीं आएगा। परंतु ये नहीं है कि कहीं कहीं आपको 22 भी दे रखा है, 23-24, मतलब एग्जामिनर ने पूछा, मानना कि बाहर दशा गर्म तथा आंतर होगी, तो मानव के लिए कंफर्ट कंडीशन क्या मानी जाएगी। तो वहां पर यह नहीं होगा कि डीबीटी अपने 22, 23, 24, ऐसा नहीं होगा, इससे आसपास ही होगा। प्रॉपर अपने नहीं कह सकते, परंतु 24 डिग्री सेल्सियस अपने मानते हैं कि 24 डिग्री सेल्सियस तक होगा। और जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी वो कितनी होगी, वो होगी 50% तक। इस बात को ध्यान में रख लेना, ये बात आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब बाहर की कंडीशन क्या होगी, जब बाहर की कंडीशन गर्म तथा आंतर होगी, हॉट तथा ह्यूमिड होगी, तब अपने क्या करेंगे, उस चीज वहां अपने लिए कंफर्ट कंडीशन क्या होगी, 24 डिग्री सेल्सियस, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होगी, 50 डिग्री सेल्सियस, और 50% होगी। ये भी पूछ सकता है कि जब
बाहर की दशाओं में, बाहर की दशा गर्म तथा ह्यूमिड या आर्द्र होती है, तब बाहर का टेम्परेचर, वो ह्यूमिडिटी कितनी होती है, तो आप क्या कहोगे 32 से 42 44 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है। और ह्यूमिडिटी कितनी होगी, 80% होगी। इस बात को ध्यान में रख लेना। अब मैं सेकंड मोस्ट बात करता हूं, जब बाहर की दशाएं कैसी होगी, जब बाहर की दशा गर्म होगी तथा शुष्क होगी, ठीक है, क्या हॉट एंड ड्राई होगी ना। यही बात है कि जब बाहर की दशा क्या होगी, गर्म तथा शुष्क होगी, उसी बात पे अपने बात कर रहे हैं। अब अपने बात करते हैं कि बाहर कैसी कंडीशन अपने को देखने के लिए मिलेगी। अब आप उस चीज से समझ लेना ना, अब आप उस चीज को मतलब ध्यान में रख लेंगे। इसको अपने कहते हैं कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन, डिह्यूमिडिफिकेशन, ठीक है, ध्यान में रखना। मैं इसको साइड में थोड़ा सा कर देता हूं। थोड़ा समझने वाली बातें, अब मुझे भी थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा यार। मैं सच में बताऊं तो मैं पहले बोर हो गया था यार, उसमें कुछ समझाने वाला ही नहीं है कि मेरे को डेफिनेशन बतानी है, वो पढ़नी है, वो आपको थोड़ी सी समझा देनी है, ठीक है। अब क्या होगा, बाहर की दशाएं समझो, आप बाहर की दशा समझो कि यहां पे डीबीटी तो पहुंच जाएगा अपना 40 से 50 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है, तथा जो ह्यूमिडिटी होगी ना, रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी, वो अपनी रहेगी 20% तक, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। और अब मैं बात करता हूं कंफर्ट कंडीशन के बारे में। कंफर्ट कंडीशन आप हिंदी में देख लेना यार, कि वह परिस्थिति जहां पर अपने को अच्छा लगता है कि मानव शरीर के लिए ये एसी का कंडीशन, मतलब ये एसी का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी अच्छी होती है, तो वो भी सेम ही होगी। डीबीटी लगभग कितना 24 डिग्री सेल्सियस, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी अपना कितना, तो 50% तक होगी। दोनों बातें आप समझ गए हो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, आराम से इस बात को मैंने समझा दिया। अब मैं तीसरी बात करता हूं विंटर, सेकंड अपने बात करेंगे विंटर एयर कंडीशनिंग के बारे में। अभी अपनों ने किसकी बात की, गर्मी के बारे में बात की। अब अपने बात करते हैं सर्द के बारे में, ठीक है, सर्द वातानुकूलन के बारे में बात करेंगे। वही सेम कंडीशन क्या होगा जब बाहर की दशाएं क्या हो, जब बाहर की दशा हो कूल प्लस ड्राई शुष्क हो, तो वहां पर देखो नॉर्मल है, आपसे क्या पूछा जाएगा, हीटिंग, हीटिंग एंड डी ह्यूमिडिफिकेशन के बारे में अपने बात करेंगे। बाहर की दशा क्या होगी उसके बारे में देख लो आप। बाहर की दशा क्या होगी, डीबीटी का जो टेम्परेचर होगा वो लगभग 50 से 10 डिग्री 5 से 10 डिग्री सेल्सियस होगा, तथा रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होगी वो 80 डिग्री सेल्सियस तक मानी जाती, 80% तक मानी जाती है। और कंफर्ट क्या होगा अपने मानव शरीर के लिए, उसकी बात करूं तो लगभग 23.8 से डिग्री सेल्सियस तक ये माना जाता है। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है वो 50% तक मानी जाती है। एक बात आप यार, इससे आगे मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं, हीटिंग और ह्यूमिडिफिकेशन आप मत पढ़ना, मैं सीधी सी बात कर रहा हूं। अभी आपको जो मुद्दे वाली बात है मैं उस पर आता हूं। एक चीज मैंने पहले जो क्लास लगाई थी, मैंने वहां भी कहा था, मानव शरीर के लिए या अंदर के लिए कंफर्ट जो कंडीशन होती है वो कितनी होगी, 24 डिग्री सेल्सियस और 50% ह्यूमिडिटी पर होती है। वही सेम चीजें यहां पर भी बोली जाती है, 24 डिग्री सेल्सियस और 50%, 23 डिग्री सेल्सियस और 24 या लगभग वो भी, और 50% तक होती है। तो ये बात आप ध्यान में रख लेना, जब भी एग्जामिनर ऐसा प्रश्न पूछेगा, चुपचाप लगभग 24 डिग्री सेल्सियस और ह्यूमिडिटी 50% तक रहेगी, इतना बात ध्यान में रखना। हो हो ये होगी मुद्दे वाली बातें, ठीक है। अब मैं करता हूं जो समझाने वाली बात है, जिसमें मुझे कुछ अच्छा आनंद आए, मजा आए, उस चीजों उन सब चीजों के बारे में बात करता हूं। अब मैं बात करता हूं रेसिप्रोकेटिंग या एयर कंडीशनिंग साइकिल के बारे में। रेसिप्रोकेटिंग क्यों बोल रहा हूं मैं, मुझे भी नहीं पता, कोई बात नहीं। साइकिल के बारे में बात करता हूं।
वायु अनुकूलन चक्कर के बारे में मैं फिर से चेक कर लूं। माइक चल रहा है, माइक बिल्कुल चल रहा है, अच्छी बात है, माइक चल रहा है। तो चक्कर के बारे में अब इस चीज को ध्यान से समझ लेना, अच्छा है, मजा आएगा इस चीज को समझने में आपको। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं बना रहा हूं एक कंप्रेसर। ठीक है, एक कंप्रेसर अपने ना, हाँ बना देते हैं, कोई बात नहीं। कंप्रेसर क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे मैं बना रहा हूं कंप्रेसर। यहाँ पे साहब मैंने बना दिया कंडेंसर। कंडेंसर को हिंदी में क्या कहते हैं, प्लीज थोड़ा सा कंडेंसर बना दिया यार, प्लीज थोड़ा सा रिसर्च कर लेना। मतलब कंडेंसर वो होता है जो किसी भी चीज को ठंडा करता है। ठीक है, यहां पर मैं बना दूंगा एक्सपेंशन वोल्व। ठीक है, और यहां पर मैं आपको बना के दे देता हूं इवेपोरेटर। ठीक है, अब समझना, मुद्दे मुद्दे वाली बातें मैं आपको समझा देता हूं कि यहां से कंप्रेसर से रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट भी बताऊंगा आगे, अपने रेफ्रिजरेंट के बारे में बात करेंगे। निकलेगा फिर यहाँ से होता हुआ इधर, और इधर से फिर कंप्रेसर में, वही रेफ्रिजरेंट एसी में घूमता रहता है। अब सुनो मेरी बात, आराम से बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, आराम से। ठीक है, इसको एक्सपेंशन वोल्व कहते हैं, एक्सपेंशन वोल्व कहते हैं। ठीक है, कंप्रेसर से यहां पर देखो, सबसे पहले क्या है, मैं अभी यार इसको ना समझाना स्टार्ट करता हूं। देखो, कंप्रेसर से रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट को हिंदी में भी रेफ्रिजरेंट कहते हैं, रेफ्रिजरेंट निकलेगा, जो भी लिक्विड इस पूरे चक्कर में काम कर रहा है वो निकलेगा। तो वो क्या होगा, कंप्रेसर का काम क्या होता है, संपीड़क का काम क्या होता है, प्रेशर को हाई करना, दाब को उच्च करना, तो वो होगा हाई प्रेशर वेपर। ठीक है, मैंने इसको पेन चेंज कर रहा हूं, आप समझना, इसको समझने वाली चीजें अगर एक बार समझ आ गई तो आप, आपके लिए बड़ा बढ़िया है, नहीं तो दूसरी बार समझना पड़ेगा। यहां क्या निकलेगा, हाई प्रेशर वेपर निकलेगा। वेपर मतलब क्या होता है, वाष्प। ठीक है, कि वेपर के फॉर्म में ये होगा। अभी क्या होगा, जैसे ही ये कंडेंसर में जाएगा, कंडेंसर में इसका प्रेशर तो डाउन नहीं होगा, कि कंडेंसर का काम क्या होता है, यह मतलब ये जो वेपर होगा, जो ये वाष्प होगा, उसको किसमें, लिक्विड में, द्रव में बदल देगा। कैसे बदल देगा, मैं थोड़ा सा उस बारे में आपको बता देता हूं। जैसे ही इसके अंदर वेपर जाएगा, या मतलब वेपर जाएगा, ठीक है, वाष्प जाएगा, तो उसके ऊपर क्या होगा, ठंडे पानी की फुहारें मतलब छोड़ी जाएंगी। ठीक है, या उसको ठंडे जो कोयल होती है उससे गुजारा जाएगा। ठंडे होने के कारण क्या, वाष्प जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। नॉर्मल सी बात है, ये बात आप सभी को पता होगा कि वाष्प क्या होता है, कि मतलब अगर टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, तापमान अधिक हो जाता है, कोई वो जो रेफ्रिजरेंट होता है वो वाष्प में चेंज हो जाता है। वो मैं नीचे आपको समझाऊंगा उसका टेम्परेचर कैसे ज्यादा होता है। परंतु कंडेंसर की बात करें, कंडेंसर में समझने वाली बात यही है कि कंडेंसर के अंदर क्या होता है, वाष्प को ठंडा किया जाता है, ठंडा होने के कारण वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। प्रेशर अपना क्या रखेंगे, सेम ही रखेंगे इस समय भी। तो इसको क्या करते हैं अपने, हाई प्रेशर, प्रेशर लिक्विड आ गया अपने पास यहाँ पे। ठीक है, हाई प्रेशर लिक्विड आ गया। अब क्या सीन है, एक्सपेंशन वॉल्व का काम समझते हैं। क्लियर, आपको कंप्रेसर पता लग गया कि कंप्रेसर क्या करता है, हाई प्रेशर वेपर में मतलब प्रेशर बढ़ा देता है उस वेपर का, और वेपर का प्रेशर बढ़ाने के बाद कंडेंसर में भेज देता है। कंडेंसर क्या करता है, उस चीज को ठंडा कर देता है। ठंडा करने से जो वेपर होता है, जो लिक्विड और जो वाष्प होता है, वो किसमें, लिक्विड या द्रव्य में चेंज हो जाता है उच्च दाब वाष्प। ठीक है, आपने कह सकते हैं इसको द्रव्य, आप लिख लेना। दो चीजों की, अब आप कहोगे मतलब अपने वैसे पूछ जाने के लिए तो इवेपोरेटर में सीधा ही पहुंचा सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि ज्यादा प्रेशर में अपने नहीं पहुंच जाएंगे, क्योंकि ज्यादा प्रेशर होगा वो जल्दी जल्दी वो निकल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए उस चीज को, प्रेशर को कम करने के बाद अपने इवेपोरेटर तक पहुंचेंगे, तो उस चीज को कम करने के लिए अपने एक्सपेंशन वॉल्व का यूज करते हैं।
एक्सपेंशन वॉल्व में क्या होगा, अभी मैंने बता के हटाऊं कि एक तो लो प्रेशर हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा, ठीक है, परंतु जो लिक्विड होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड प्लस वेपर में, ठीक है, लिक्विड किस में हो जाएगा, लिक्विड प्लस वेपर में चेंज हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या जाएगा, अब इसके अंदर जाएगा लिक्विड प्लस वेपर। अब मैं समझाता हूं कि इवेपोरेटर होता क्या है, वो मैं दोनों टर्म्स में आपको समझा दूंगा, दोनों कंडीशन में आपको समझा दूंगा कि इवेपोरेटर कहते किसे हैं, समझना उस चीज को। रेफ्रिजरेटर होता है, ठीक है, जो फ्रिज घरों में अपने देखते हैं, नॉर्मल जो घरों में फ्रिज होता है उसका जो ऊपर वाला डब्बा होता है ना, जहां पे बर्फ जमाते हैं अपने, प्रैक्टिकल लाइफ में समझा रहा हूं, फिर आपको एसी के टर्म में समझा दूंगा, जो अपना टॉपिक है उस टर्म में भी समझा दूंगा, ताकि रेफ्रिजरेटर आप समझ लोगे तो मतलब आपको समझ आ जाए कि इवेपोरेटर होता क्या है। जो वो बर्फ वाला डब्बा होता है ना, वो होता है इवेपोरेटर, ठीक है। अब आप कहोगे सर ऐसा क्या होता है ये इवेपोरेटर में, इवेपोरेटर का काम क्या होता है, इवेपोरेटर क्या करता है, जो ठंडी जगह होती है उसको और ज्यादा ठंडा करता है, मतलब ठंडी जगह से ऊष्मा को बाहर निकालता है, ये काम होता है इवेपोरेटर का, समझ गए होगे। तभी तो आप देखना कि वो उतना किस्सा अपना ज्यादा ठंडा होता है कि वहां से गर्मी निकालते रहते हैं, जितना भी उसमें गर्म चीज होती है उसको निकालते हैं और ठंडा होता है, और गर्मी निकालते हैं और ठंडा होता है, और गर्मी निकालते हैं, वो बर्फ जमने तक का टेम्परेचर आता है, माइनस में उसका टेम्परेचर चला जाता है। इस बात को ध्यान में रख लेना। अब मैं बात करूं एसी के टर्म में, एसी के टर्म में सर इवेपोरेटर क्या होता है, आप वो समझाइए कि अपने एसी पे बात करें। रेफ्रिजरेटर के टर्म में आपको समझ आ गया होगा कि रेफ्रिजरेटर के लिए इवेपोरेटर क्या होता है। यार ऑडियो चल रही है ना, मेरे को सिर्फ सबसे ज्यादा टेंशन है ऑडियो की, मैं आज तसल्ली नहीं करवाना चाहता। रेफ्रिजरेटर के टर्म में तो इवेपोरेटर समझ आ गया कि सर वो ऊपर वाला डब्बा होता है, वहां से गर्मी निकालते रहते हैं, बर्फ जमती रहती है, मतलब ठंडा होता रहता है, और गर्मी निकालते हैं और ठंडा होता है, और गर्मी निकालते हैं और ठंडा होता है। ये बात आप सब समझ गए होंगे। अब सर हमें समझा दो आप ये बात कि एयर कंडीशनिंग में इवेपोरेटर क्या होता है। एयर कंडीशनिंग में इवेपोरेटर अपना कमरा होता है, जिस कमरे में अपनों ने एसी लगा रखा होता है। अब आप रिलेट कर पाओगे इवेपोरेटर क्या करता है, मैं आपको समझाऊंगा कि जो विंडो एसी होते हैं, स्प्लिट एसी होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, मैं आगे वो भी समझाऊंगा, घबराना मत। रेफ्रिजरेंट भी समझाऊंगा, जो इसके अंदर वो द्रव्य चल रहा है, वो द्रव्य का क्या काम होता है, वो कैसे वो वेपर में और लिक्विड में चेंज होता है, वो मैं आपको समझा चुका हूं। अभी एसी वाले कमरे में क्या हो जाएगा, इवेपोरेटर बन गया वो कमरा पड़ती है कि भाई साहब अपने लिए इवेपोरेटर का काम क्या, इवेपोरेटर लगा दिया। अब इवेपोरेटर क्या करेगा, उस कमरे से गर्म हवा को निकालेगा, ठंडे उस जगह को और ठंडा कर देगा, फिर गर्म हवा को निकालेगा, उस जगह को और ठंडा कर देगा, फिर गर्म हवा को निकालेगा और ठंडा कर देगा। अब आप समझ गए होंगे इवेपोरेटर का काम क्या होता है, कि वो ठंडी जगह को ठंडी करता है, या ठंडी जगह से गर्मी को निकाल के बाहर फेंकता है, मतलब अपनी जगह से, ठीक है। इस बात को आप समझ लेना, इस बात को आप आसानी से समझ क्योंकि रिलेट कर पाओगे कि कमरे में एसी लगा है। अभी स्प्लिट एसी की बात करूं, जो वो अंदर वाला हिस्सा होता है ना, वो इवेपोरेटर ही होता है। तो इवेपोरेटर क्या करता है, वहां से गर्मी खींची और बाहर पटकती, वहां से गर्मी खींची और बाहर पटकती, ठीक है। कंडेंसर वगैरह होते हैं, तो आप ये कंडेंसर में आपको फैन भी लगा मिल जाता है, ठीक है, जिससे इसके अंदर जो फिन्स होती है, जो पाइप्स होती हैं, जिसके द्वारा इसको ठंडा, जिसके द्वारा ये वायु ठंडी की जाती है, तो फैन के द्वारा कंडेंसर को भी ठंडा किया जाता है, मतलब उस जो द्रव्य है उसको ठंडा किया जाता है। इस बात को भी ध्यान में रखना। अब क्या होगा, यहां पे गया तो इसने क्या किया, इसने हीट एब्जॉर्ब की, हीट एब्जॉर्ब की, हीट को मतलब ग्रहण किया। हीट ग्रहण करने से नॉर्मल सी बात है कि अगर आप किसी लिक्विड को गर्म करोगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, वो वाष्प में, वाष्प में चेंज हो जाएगा। चाहे आप पानी को भी 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्म कर दोगे तो वाष्प में चेंज हो जाता है, इस बात को आप सभी जानते हो। तो यहां पे अपने पास क्या निकल के आ जाएगा, लो प्रेशर। प्रेशर तो आपको पता है पीछे से लो ही आ रहा था यहां से, और लो प्रेशर वेपर अपने पास आ जाएगा। अब क्या आप इस पूरी साइकिल को समझ पा रहे हो क्या, कि भाई इवेपोरेटर से लो प्रेशर वेपर आया, कंप्रेसर में गया, उच्च दाब वाष्प में बदल गया, फिर कंडेंसर में वो ठंडा हो गया तो उच्च दाब द्रव्य में बदल गया, फिर वो एक्सपेंशन वॉल्व में है तो उसका टेम्परेचर कम हो गया, फिर वापस इवेपोरेटर में
गया इवेपोरेटर से, फिर वो लो प्रेशर में वेपर में चेंज हो गया। इस कंडीशन को, इस पूरे मतलब प्रोग्राम को आप समझ लेना, ठीक है। आसानी से आसान भाषा में समझा दिया, मुझे नहीं लगता कि अब इससे ज्यादा आपको आसानी से मैं समझा सकता हूं। ध्यान रखना इस चीज को। अब मैं बात करता हूं रेफ्रिजरेंट के बारे में। जो मैंने बात की है ना, जो द्रव्य उसके अंदर घूम रहा था, जो पूरे प्रोसेस में घूम रहा था, वो एसी में कौन कौन से, देखो रेफ्रिजरेंट में तो बहुत सारे यूज होते हैं देखो, परंतु एसी में गिने चुने हैं, 3 ही हैं, ठीक है। फिलहाल हाल फिलहाल में एक ही यूज होता है, 2 जो है वो बंद कर दिए गए हैं। मैं उन दोनों को भी लेके हुए चलता हूं ताकि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रॉब्लम ना हो। अब मजा आने लगा है थोड़ा सा ना, इंटरेस्ट अब मतलब बनने लगा कि हाँ अब ठीक है कि कुछ कर रहे हैं ना। सबसे पहले देखो, इसे कहते हैं क्लोरो क्लोरो फ्लोरो कार्बन, इसको R12 भी कहा जाता है, ठीक है। समझाऊं तो इस प्रकार के जितने भी रेफ्रिजरेंट थे, ठीक है, वो द्रव्य जो रेफ्री मतलब जो एसी में यूज होता है, जो पूरा वो प्रोसेस करते हैं, ये 1994 में बंद हो चुके हैं, ठीक है। इसका कारण क्या है, क्योंकि ये इफेक्ट करते हैं ग्रीन हाउस हर हरी क्या कहते हैं, हरा घर, पता नहीं क्या कहोगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट को मतलब इफेक्ट करते थे, इसलिए इसको क्या किया, बंद कर दिया गया, ठीक है। ये रेफ्रिजरेंट अब बंद हो चुके हैं। मैं लिख देता हूं, हाँ रुको, इस प्रकार के रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट बात कर रहा हूं, याद रखना, रेफ्रिजरेशन नहीं बात कर रहा, यूज 1994 के बाद बंद कर दिया गया। क्योंकि एग्जामिनर कई बार पूछ लेता है यार कि R12 जो रेफ्रिजरेंट था वो उसको एसी में यूज करना क्यों बंद कर दिया गया, ठीक है। क्योंकि हरित पता नहीं क्या कहते हैं यार इसको, मैं भूल गया, मुझे मतलब माइंड में याद भी है परंतु याद, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट में साथ देता था, देता देते थे, ठीक है। देते थे या देता था, जो भी आप लिखना है। तो इस प्रकार के जितने इस प्रकार के जो रेफ्रिजरेंट था, वो क्या करता था, वो 1994 के बाद बंद कर दिया, क्योंकि वो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के को मतलब क्या करता था, वो उसका साथ देता था। अब उसके बाद में एक रेफ्रिजरेंट प्रचलन में आया, उसको अपने कहते हैं, 3 ही है, घबराना मत, मैं 1994 में ले गया तो ऐसे ही अपने कोई वो इतिहास नहीं पढ़ रहे कि 1995 में ये है, ऐसा कुछ नहीं है, पर मुझे लगता है कि बताना जरूरी है। एक रेफ्रिजरेंट आया R22, ठीक है। हाँ, इसे भी ध्यान में रखना, इसे भी 2020 में बंद कर दिया गया, बंद कर दिया गया। क्योंकि क्यों, ये भी एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक था, इसलिए इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया। इसका नाम याद रखना, इसको ये नोन एज फेरोन के नाम से इसको जाना जाता है, इस बात को ध्यान में रख लेना, ये नाम अपने लिए जरूरी है। अभी उसके बाद में एक तीसरा रेफ्रिजरेंट आया, जो अब फिलहाल में एट प्रेजेंट में काम कर रहा है, ठीक है। वर्तमान में अपने इसको यूज करते हैं, R410A, ठीक है। और इसको इसका अन्य नाम क्या है, अन्य नाम तो प्यूरोन है इसका अन्य नाम। ये 2 टर्म्स याद, मतलब ये टर्म्स भी आप ध्यान में रखोगे, भूलना मत। अब मैं चलता हूं मुद्दे वाली बात में, मैंने कुछ साइकिल्स वगैरह बनाई थी, ये वही साइकिल है जो मैंने आपको बताया। देखो, कंप्रेसर से वेपर गया, वेपर से लिक्विड, रेफ्रिजरेंट लिक्विड, वेपर चेंज हो गया, फिर यहां से फिर वेपर मतलब चेंज हो गया। यही बात मैं आपको पूरा प्रोसेस समझा के हटाऊं कि कंप्रेसर से हाई प्रेशर वेपर इधर जाता है, यहाँ पर कंडेंसर से ये क्या हो जाता है, एयर कूल्ड या वाटर कूल्ड कंडेंसर है। ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो कोई जरूरत नहीं है कि अपने इस चीज को पढ़े। उसको ठंडा करने के बाद में वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट में बदल जाता है। फिर एक्सपेंशन बोल में जाने के बाद में लो प्रेशर और लिक्विड प्लस वेपर हो जाता है, और यहाँ पर पूरा वेपर में ही चेंज हो जाता है।
यहां पर भी सेम ही सीन मैं बता रहा हूं आपको। क्या सेम सीन है कि कंप्रेसर से कंडेंसर में गया, कंडेंसर से हीट को बाहर निकाल दिया गया, ठीक है। और हीट को बाहर निकालने के बाद में ये एक्सपेंशन वॉल्व अपना आ गया, एक्सपेंशन वॉल्व से यहाँ पे कोल्ड एयर और हीट फ्रॉम रूल, मतलब ये क्या है, इवेपोरेटर यहाँ से हीट लेगा, ठीक है, और यहाँ से हीट छोड़ रहा है। फैन भी लगा होता है, फैन नॉर्मल सी बात है कि ज्यादा मतलब हवा को फेंकने के लिए फैन लगा देते हैं, इसलिए अंदर कई बार आपको देखा होगा तो फैन भी लगाया जाता है हवा को फेंकने के लिए। अब मैं बात करता हूं साहब आपसे स्प्लिट एसी के बारे में। स्प्लिट एसी के बारे में जो मुद्दे वाली बात है, वैसे ये टॉपिक बहुत बड़ा है, परंतु अपने जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जहां से प्रश्न बन सकते हैं अपने उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखो, ये मैं इस हिस्से में काट रहा हूं, ठीक है, मतलब इस हिस्से को मैं काट रहा हूं। ये तो है रूम अपना, और ये वो चीज है, ये यूनिट देखी आपने, ये यूनिट देख रहे हो आप, ठीक है। इसमें क्या कुछ होता है, इसमें एक तो कंडेंसर, अरे मैं गलत जगह ले गया, एक सेकेंड, एक तो कंडेंसर होता है, ठीक है, और एक इसमें कंप्रेसर लगा होता है। और कमरे के अंदर क्या होता है, कमरे के अंदर अपने जो ये इंडोर यूनिट होती है, ये कहते हैं, इसको कहते हैं इवेपोरेटर। ध्यान में रख लेना इतनी बात, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है, ठीक है, कि स्प्लिट एसी में जो बाहर वाली यूनिट होती है उसमें कौन कौन सी चीजें माउंटेड होती है। कंप्रेसर कंडेंसर उसमें होता है, इवेपोरेटर जो होता है वो अपना कहां पर होता है, वो इंडोर यूनिट जो अंदर जो एसी में लगा होता है उसमें इवेपोरेटर होता है। प्रोसेस मैंने आपको समझा दी है, दोनों के लिए सेम ही होगी। अब मैं बात करता हूं विंडो एसी के लिए, विंडो एसी के बारे में डिस्कस करता हूं। यहां से काट दो, साफ काट दिया, ठीक है। ये तो यूनिट होगी अपनी रूम, और ये हो गया आउटसाइड। ये अपने, ये आपने देखा भी होगा कि इतना हिस्सा अपने आधा हिस्सा रूम के अंदर रखते हैं, बाकी पीछे वाला बाहर रखते हैं, क्योंकि यहां से आती है गर्म हवा, गर्म हवा, ठीक है। वही बात अंदर क्या होता है, इवेपोरेटर होता है, बाहर क्या होता है, मीटरिंग डिवाइस होता है, जो मतलब इसके प्रेशर वगैरह को मेजर करने के काम में आता है। कंडेंसर लगा होता है, और उसके बाद में कंप्रेसर भी लगा होता है, वो बाहर वाली साइड होते हैं, अंदर वाली साइड सिर्फ इवेपोरेटर का यूज करते हैं, इस बात को ध्यान में रख लेना। यहाँ दोनों साइड में फैन लगे होते हैं, इससे तो अंदर हवा जाती है, और ये जो कंडेंसर है उसको ठंडा करने के लिए काम में आता है, ठीक है, ये जो फैन होता है। अरे खत्म भी हो गया क्या, ठीक है। अब सुनो, और बातें सुनो, और बातें सुनो, अभी नहीं खत्म हुआ, एक लास्ट इंपॉर्टेंट बात है। टन ऑफ रेफ्रिजरेशन की बात करता हूं, रेफ्रिजरेशन की, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन की मैं बात करता हूं कि ये क्या होता है सर। कभी आपने सुना है 1 टन का एसी, 2 टन का एसी, 3 टन का, ऐसे एसीओ के आपने सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 टन इसको कहते हैं अपने, 1 टन का एसी अपने, इस चीज को सभी ने सुना होगा, तो इसको 1 टन से डिनोट करेंगे। ध्यान में रखना है 1 टन में क्या होता है, एक तो 12,000 BTU पर आवर होते हैं। मैं आपको बताता हूं BTU क्या होते हैं, रुक जाओ। तथा दूसरा क्या होता है, 3.5 किलोवाट ऑफ पावर ये कंज्यूम करता है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि 1 टन से क्या तात्पर्य है, निम्नलिखित में से 1 टन से क्या, जो भी आपसे पूछे, तो 3.5 टन है, 12,000 BTU पर आवर। अब मैं बात करूं सर BTU क्या होता है, ये क्या टर्म आपने यूज किया है। मैं इंग्लिश में लिखता हूं क्योंकि हिंदी के बुक में ये नहीं मिला था, फिर मैं आपको हिंदी में समझा दूंगा। आप एक बार पहले इसको लिखता हूं मैं, ये फॉरेन की यूनिट है, यहाँ इंडिया में यूज नहीं, मतलब FPS यूनिट में यूज होती है, मैं समझाता हूँ। BTS इज इक्विवेलेंट टू द अमाउंट
ऑफ एनर्जी, एनर्जी कह सकते हो या इसको हीट कह सकते हो। बेसिकली आप हीट लेके चलो तो अच्छा है। हीट नीडेड टू रेज 1 पाउंड ऑफ वाटर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट एट सी लेवल। BTU क्या है? BTU क्या कह रहा है कि मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी या हीट, ठीक है, जो 1 पाउंड के वाटर को मतलब अपने क्या है कि FPS में लेके चल रही है, ठीक है। पाउंड अमेरिका वगैरह में यूज होता है, तो केक जो होते हैं वो भी अपने पाउंड में होते हैं। 1 पाउंड के वाटर को 1 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बनाने के लिए सी लेवल पर, उसको अपने क्या कहते हैं? BTU कहते हैं। जो कितना होना चाहिए रेफ्रिजरेटर के लिए, 1 टन रेफ्रिजरेटर के लिए वो कितना होता है? 12,000 BTU पर आवर होता है। ये था अपनी आज की क्लास। आई होप आपको अच्छा लगा हो। मैं फिर से ऑडियो चेक कर लूँ, मुझे सबसे बड़ा डर ही ऑडियो का है। अब मैं बात कर लूँ आपके सामने थोड़ा सा इसके बारे में कि सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लूँ। जो जाना चाहता है वो जा सकता है, मेरी तरफ से फ्री हो आप। यहां से लेकर, अरे ये क्या हो रहा है? जा भाई, आज क्या हो गया? नहीं चल रहा, गुस्सा हो गया क्या? नहीं चल रहा, पता नहीं क्या चक्कर है। कोई बात नहीं, देखो टोरजन से लेके यहां जहां मेरा ये कर्सर दिख रहा है आपको, ठीक है, टोरजन से लेके और यहां तक आपका क्या है, ये पूरे का पूरा पोर्शन पूरा हो चुका है। शुक्र है ये लगा तो रहा है, ठीक है। ये पूरा मतलब यहां से लेके ऊपर से लेके, हाईलाइटर में खोल तो रखा है, ग्रीन कर ले यार, नहीं दिखा रहा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं यार, हो जाता है। अब रह क्या गया? यहां देखो, बेल्ट, चैन, गियर ड्राइव, स्पीड रेशो। देखो मैं बेल्ट के लिए भी करवा दूंगा। बेल्ट जो ड्राइव्स है उसके लिए वेलोसिटी रेशो होती है, मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन, बहुत सारे टर्म्स है जो आपको पढ़ाने वाली है, जो सीधा सीधा अपनी बात करेंगे। देखो डेफिनेशन में मैं नहीं घुसूंगा उस चीज, सॉरी डेफिनेशन क्या, डेरिवेशन में नहीं घुसूंगा, क्योंकि वो कहीं काम नहीं है। आप यहाँ कोई SSC JEE वगैरह का पेपर दे नहीं रहे हो, मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर का पेपर देना है, पास करना है इस बार। बस इतना अपना मकसद बना के रखो, उतना ही पढ़ेंगे जितना अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है। मैं कहता हूं यार हो जाएगा। अपने कहते हैं देखो, कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता कि मैंने 100% के लिए तैयारी कर रही है, ऐसा कभी नहीं होता। कोई 3, 4, 5% मैं कहता हूं जो मैंने नहीं पढ़ाई उससे भी बाहर आगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। परंतु क्वालिटी स्टडी करने पर ज्यादा ध्यान दो, क्वांटिटी में मत करना कि आप ज्यादा पढ़ो और उस चीज से आप एग्जाम में जाके थोड़ा माइंड आपका डाइवर्ट हो जाए, ऐसी चीज मत करना। फ्रिक्शन क्लचीज है। अब क्लचीज के बारे में अपने मैं क्या करूंगा, क्लचीज के बारे में आपको सिर्फ जो टॉम में जितना भी फॉर्मूला वगैरह है इसके, वो मैं करवाऊंगा। बाकी जो क्लचेस के पूरा पार्ट्स वगैरह है, उसके वर्किंग है, वो सब अपने किस में पढ़ेंगे? आईसी इंजन, ओ सॉरी ऑटोमोबाइल में पढ़ेंगे। कहां पर? यहाँ पे ये जो टॉपिक है ना, पावर ट्रांसमिशन सिस्टम, इसमें अपने वो सब कुछ कवर कर लेंगे। रोलिंग फ्रिक्शन एक दिन का भी नहीं है यार, ये रोलिंग फ्रिक्शन में तो कुछ भी नहीं है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वगैरह बताना है आपको, इसके मेरिट और डीमेरिट बताने। वाइब्रेशन एक दिन में हो जाएगा। शॉक एब्जॉर्बर मुझे अभी तक नहीं मिला, मैंने आपको बता दिया कि शॉक एब्जॉर्बर पर मुझे पूरी की पूरी एक किताब मिली है। अभी इस चीज को मैं छोड़ूंगा, स्किप करेंगे, एक पास कर लो और एक शॉक एब्जॉर्बर अपने स्किप करते हुए चलेंगे, ताकि अपने क्या, कहाँ गया, हाँ ये रहा। हाँ, क्योंकि मुझे ये है कि मैं जो चीज आपको पढ़ाऊं वो अच्छा पढ़ाऊं, ठीक है। तो इसलिए अगर वीडियो अच्छी लगी है, यहीं अपना सेशन खत्म करते हैं अपने। कल मिलेंगे, कल अपने बात करेंगे बेल्ट ड्राइव के बारे में, ठीक है। ये आपको इतने अच्छे तरीके से, इतने बढ़िया तरीके से करवा दूंगा कि आप कहोगे कि सर हाँ भाई अब हमें अच्छा लग रहा है कि हम बेल्ट ड्राइव टॉम अपने आराम से करके आ सकते हैं। और उसके बाद में आईसी इंजन चालू हो जाएगा नेक्स्ट वीक के बाद में, ठीक है। नेक्स्ट वीक के बाद में अपना आईसी इंजन चालू हो जाएगा। आराम से पढ़ेंगे यार, आईसी इंजन के जितना भी टॉपिक है आराम से करेंगे, आराम से सारा कुछ करवा दूंगा, सारा कुछ आपको एक एक टॉपिक आपका कंप्लीट करवा देंगे।
अगर वीडियो अच्छी लगी अपनी लाइक कमेंट और शेयर करना, सब्सक्राइब करना। एजीवे स्टडी ऑफिशियल नाम से अपना टेलीग्राम ग्रुप है, नीचे लिंक भी दिया गया है, आप वहां ज्वाइन कर सकते हो। आई होप आपका दिन अच्छा जाए। धन्यवाद।